बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। They are just using the Kashmiri Pandits only for the vote politics, nothing else. सर, राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस में चेयर पे मारा सर। हो सकता है कल को मुझे टारगेट कर ले। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जम्मू कश्मीर में। यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कश्मीरी पंडितों से लेकर कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने तक की बात कही। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह यानी कांग्रेस के नेता की सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान से भी खुद को अलग कर लिया और कहा कि वो उनके बयान से सहमत नहीं है। इससे पहले सोमवार को उन्होंने प्रवासी कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने आतंकवादियों की ओर से टारगेट किलिंग और प्रधानमंत्री पैकेज के तहत रोजगार पाने वाले लोगों की ओर से किए जा रहे विरोध समेत कई मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की। इसके बाद राहुल गांधी ने एक सभा में कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का आपको अपडेट बता देते हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर। राहुल गांधी कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इन दिनों जब वो जम्मू कश्मीर में हैं तो कश्मीरी पंडितों से उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीरी पंडित भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। ये राहुल गांधी का कहना था कि पंडितों के साथ अन्याय पर उपराज्यपाल मांगे माफ़ी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल जो एलजी साहब हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए इस बात को लेकर। और कांग्रेस कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगी। जो 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस तरह से वहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसके लिए कहा गया। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बयान सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, उससे अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया है। राहुल बोले, सेना की कार्रवाई में किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बार बार कांग्रेस जो है वो इसमें विवाद में फंसती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश की सुरक्षा पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि किस तरह की बात वो करना चाहते हैं। बार बार सेना को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। राहुल गांधी ने जो कश्मीरी पंडितों को लेकर बात कही वो पूरी तरह गलत हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि घाटी में कश्मीरी पंडित आज भी डर के साए में जीने को मजबूर है। वापसी जरूर हुई है, लेकिन हमले भी नहीं थम रहे। आलम यह है कि कश्मीरी पंडित 8 महीने से धरने पर हैं। आपको बताते हैं उनका हाल क्या है घाटी में कश्मीरी पंडितों का, इसको भी समझ लेते हैं। घाटी में कश्मीरी पंडितों का हाल यह है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत घाटी में 6000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं। इनमें से 1039 कर्मचारियों को आवास मिल सका है, यानी आवास की सुविधा उन्हें केवल 1000 जो कर्मचारी हैं उनको मिल पाई है, जबकि 6000 कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। किराए के मकान में 4000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जिसकी सेफ्टी को लेकर भी चर्चा होती रहती है। 4000 से ज़्यादा लोग कश्मीरी पंडित किराए के मकानों में रह रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों को घर मिले हैं और 6000 काम कर रहे हैं। पीएम पैकेज के कर्मचारी राहुल भट्ट की मई में हत्या हो गई थी। वो टारगेट किलिंग हुई थी, आपको याद हो कि किस तरह से राहुल भट्ट की हत्या की गई थी। आतंकवादियों ने वहाँ हत्या की थी, जिसे कहा गया कि टारगेट किलिंग है। हत्या के बाद से घाटी से सैकड़ों पंडित परिवार फिर से जम्मू में लौट आए हैं। जो कुछ कश्मीरी पंडित गए थे वैली में, घाटी में, वो वापस लौटकर आ गए हैं। ये आज की ताज़ा खबर है। जम्मू में पिछले 8 महीने से हजारों कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपने पैकेज को लेकर बार बार मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन उनका चल रहा है। धरना प्रदर्शन कश्मीरी पंडितों का लगातार चल रहा है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात के दौरान टारगेट किलिंग पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि वो इस पर संसद में बात करेंगे। दरअसल घाटी में टारगेट किलिंग का मुद्दा बहुत बड़ा है। लाख कोशिशों के बाद भी टारगेट किलिंग रुक नहीं पा रही। आपको हाल में हुए टारगेट किलिंग के बारे में बताते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे हम लोग। ये टारगेट किलिंग 1 जनवरी 2023 जब नया साल शुरू हुआ तो 3 हिंदू घरों पर फायरिंग हुई, उसमें 4 की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। ये सबसे ताज़ा घटना है।
2 जनवरी को जहां फायरिंग हुई वहीं ब्लास्ट हुआ और एक बच्ची की मौत हो गई, उसमें भी 5 लोग घायल हो गए। ये भी टारगेट किलिंग का मामला था, 2 जनवरी का मामला है। 16 दिसंबर को इससे पहले 2 लोगों की मौत हुई थी, 2 कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया था। इससे पहले 18 अक्टूबर 2022 को भी 2 बाहरी मजदूर जो कश्मीर से बाहर के थे उनकी हत्या की गई, वो भी टारगेट किलिंग का मसला था। और उससे पहले एक दिन पहले कश्मीरी पंडित एक की हत्या की गई, जो 15 अक्टूबर 2022 की बात है। 15 अक्टूबर को एक और कश्मीरी पंडित की हत्या की गई थी। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले पर और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से किनारा कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा उससे वो सहमत नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्हें आर्मी पर, सेना पर पूरा भरोसा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश की सुरक्षा पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। जो पार्टी की ओर से गंभीर सवाल उठाए गए थे उसको उन्होंने पहली बार कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या? वो कोई पहली बार बोले थे क्या? They are just using the Kashmiri Pandits only for the vote politics, nothing else. सर, राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस में एक चेयर पे मारा चेयर पे मारा सर। हो सकता है कल को मुझे टारगेट कर लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के 33 साल पूरे हो गए। 19 जनवरी 1990 को वो मंजर याद कर कश्मीरी पंडितों की आज भी रूह कांप उठती है। इतने साल बाद भी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और न्याय की लड़ाई लगातार जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी? क्या कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? और बार बार सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता साहब हमारे साथ होंगे, कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी कुमार सिवास साहब, कश्मीरी पंडित अमित रैना साहब और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला साहब, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में यात्रा कर रहे हैं, पंडितों से मुलाकात की, उसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर से सवाल उठाया। ये मसला क्या है? कांग्रेस में कन्फ्यूजन है, सेना पर भरोसा नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं है? विजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके शो में शिरकत कर रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ और मेजर जनरल साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी देश की सेवा की और इनकी वजह से हम लोग आज सुरक्षित हैं। सो थैंक यू मेजर जनरल साहब। 2 विषय है। एक, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, मैं कोई इफ एंड बट नहीं कहूँगा। मैं मानता हूँ ऐसे बयानों से कांग्रेस को बचना चाहिए। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, लेकिन मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, मैं आपके ऑडियंस को बता दूँ। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और मैं राहुल गांधी जी का साधुवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है उन्होंने बड़ी स्पष्टता से आज देश के लोगों और आवाम के सामने उन्होंने रखा। भारत की सेना से कोई प्रमाण नहीं मांग रहा है। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया, राष्ट्रपति ओबामा ने कोई प्रमाण नहीं दिया। तो भारत की सेना पे भरोसा है, पूरी तरह से भरोसा है। और जो जनरल दीपक हुड्डा ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने कांग्रेस को एडवाइस भी दी। ये पहली बात हुई। सवाल कहाँ उठता है, मैं आपको बताता हूँ।
सवाल ये है, और जो सवाल उठाए जाते हैं कि कांग्रेस जब कोई चीज़ कहती है, कांग्रेस जब कोई बात करती है, उस पर एक्शन होता है और कांग्रेस उस पर एक्शन भी लेती है। लेकिन वही 26/11 के समय जब मेरे दोस्त हेमंत करकरे शहीद हुए इस मुल्क के लिए, एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जब हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही थी। उस व्यक्ति का नाम था गुजरात के तब के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन पे क्या एक्शन हुआ? एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं एक मैं अपनी बात समाप्त करते हैं। अपनी बात, बयानबाजी की बात चल रही है, उसी व्यक्ति ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 27 फरवरी को कहा कि हमारे भारत की सेना से ज्यादा जो हमारे कारोबारी है वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। उन पे क्या एक्शन हुआ नरेंद्र मोदी? ठीक है, इस पर करेंगे सर। ये तो बहुत इतिहास पर हम चलते जाए, अभी बात आज की हो रही है। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन साहब भी बोल रहे थे, लेकिन ये रोज रोज क्या समझाना पड़ता है? दिग्विजय सिंह साहब कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जो लोग समझा रहे हैं उनसे भी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो जब बार बार ये बात करते हैं तो इससे मन में लोगों के सवाल उठता है कि ये कांग्रेस की सोच है, नहीं है। क्यों सफाई देनी पड़ती है आपको, और क्या एक्शन लिया गया? अभी तहसीन साहब कुछ और लोगों के एक्शन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने एक्शन लिया है? राहुल गांधी जी के यात्रा के वो कन्वीनर हैं, मुझे बताया गया, उनके साथ चल रहे हैं। त्रिवेदी देखिए कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, एमएलएस, एमपीज, एमएलसीज, देश भर में लोग हैं इसमें जी। बहुत सारे टाइम जब बात करते हैं तो नेताओं जो है अपनी बात रखते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं, कई जगह अपनी निजी राय भी पब्लिक में रखते हैं। लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कांग्रेस पार्टी एज ए कलेक्टिव प्लेटफॉर्म क्या सोचती है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन क्या है, ऑफिशियल लाइन क्या है, किसी पर्टिकुलर इशू के लेके ऑफिशियली कांग्रेस क्या कहती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा स्टैंड, हमारा पोजीशन, कांग्रेस का जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशंस हैं, हु इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड हु इज ऑथराइज्ड to formulate and speak about the official line of the party, Mr. Jairam Ramesh, जो कम्युनिकेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने ओरली और लिखित में स्टेटमेंट्स इशू किया है, जो हमारे पार्टी का स्टेटमेंट है। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में मैं कांग्रेस ऑफिस में था, जो कई पत्रकार ने ये सवाल यही पूछा जो आपने सवाल पूछा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी यही कहा कि हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सेना को हम लोग हमेशा से मान सम्मान देते रहें, हमेशा से हाई एस्टीम में उनको होल्ड करते रहें, हमेशा से उनके साथ में खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं और आगे भी उनके लिए खड़े रहेंगे। तो इसमें उनके ऊपर सवाल उठाना या उनके ऊपर डाउट करना या उनके ऊपर कैपेबिलिटी या एबिलिटी के बारे में डिस्कस करना, ये कभी कांग्रेस की लाइन नहीं रही है, ना कांग्रेस कभी इस तरह से की है। जब भी हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे हो, जब भी हम बॉर्डर डिस्प्यूट पे हो, मैं खत्म कर दूं, मैं खत्म कर दूं एक 30 सेकेंड। हम लोग जब भी इशू पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर रेस किए हैं, चाहे वो चाइनीज बॉर्डर डिस्प्यूट इशू है, कोई भी इशू, हम पार्टी देश की पॉलिटिकल लीडरशिप, देश की सरकार के ऊपर हम लोगों ने प्रश्न उठाया है, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर हम लोगों ने प्रश्न उठाया, उनके पॉलिसी के ऊपर, एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर, हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम लोग प्रश्न उठाए। कभी भी हमारी देश की सेना के ऊपर या उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर या उनके कंट्रीब्यूशन और उनके योगदान के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए और आगे भी नहीं उठाएंगे। ये हमारी ऑफिशियल लाइन है। ठीक है डॉक्टर हुसैन, आपने कहा कि एमएलए, एमपी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, तो क्या मैं ये समझूं कि आप दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में लंबे समय तक, उनको आप खारिज कर रहे हैं नेता के तौर पर, रिजेक्टिंग दिग्विजय सिंह, उनको आप एक एमएलए, एक कार्यकर्ता की तरह से बोल रहे हैं? देखिए अब कौन से नहीं, देखिए बहुत सारे टाइम जब बात करते हैं, जब डिबेट होते रहता है, जब बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, यानी तो बाहर पॉलिटिकल भाषण देते हैं, तो राजनेता जो है अपनी निजी राय भी रखते हैं। बहुत सारे चीज़ जो है
अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे हमारी पार्टी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पार्टीज़ में जो है बहुत सारे टाइम बहुत सारे नेताओं की निजी राय भी रहती है, लेकिन प्रिवेल क्या करता है, जो कलेक्टिव जो पोजीशन पार्टी लेती है वो प्रिवेल करता है, और कलेक्टिव पोजीशन जो पार्टी लेती है उसको आर्टिकुलेट उसके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन या नहीं तो ऑफिशियल जो कम्युनिकेशंस के इंचार्ज है वो उसको आर्टिकुलेट करते हैं। लेकिन इसका ये भी तो मतलब होता है कि जब कलेक्टिव जो भी आपकी पार्टी की लीडरशिप की लाइन, सर जो पार्टी की लाइन है हुसैन साहब, जो पार्टी की लाइन है, मैं मान लेता हूं आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, तो जो पार्टी की लाइन नहीं मानता उसका भी तो खिलाफ एक्शन होता है ना, तब तो मानते हैं हम कि पार्टी की लाइन है, या कोई भी कुछ भी बोलता रहे, हुसैन साहब यहाँ पर बोल जाएं, राहुल गांधी भी आज तो पार्टी की पोजीशन पे नहीं है तो वो भी कुछ बोल देंगे, उनकी कैसे भरोसा करूंगा। हुसैन साहब, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह में क्या फर्क है पार्टी पोजीशन में, मुझे बताइए। देखिए पार्टी में जब रहते हैं, पार्टी की लाइन को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, पार्टी की लाइन को टो करना, मतलब राहुल गांधी पार्टी है, राहुल गांधी जो बोलेंगे वो पार्टी लाइन है, दिग्विजय सिंह बोलेंगे वो पार्टी लाइन नहीं है। बहुत सा देखिए पार्टी की लाइन जब आर्टिकुलेट होती है उसको वो पार्टी की लाइन को आर्टिकुलेट करके उसके ऊपर स्टेटमेंट इशू करना वो पार्टी का एआईसीसी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन है उनकी जिम्मेवारी है वो और वहां से जब स्पोक्स पर्सन जो पार्टी हेडक्वार्टर से जो बोलते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है जी, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक बोले तो वो पार्टी लाइन हुई, कोई एक बोले तो पार्टी लाइन नहीं हुई। पार्टी लाइन आर्टिकुलेट करने के लिए, पार्टी लाइन लोगों के बीच में ले जाने के लिए वो एक अलग से हमारे पास डिपार्टमेंट है, उसके इंचार्ज जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने हमारा क्लैरिफिकेशन और स्टेटमेंट उन्होंने इशू कर दिया। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बात नहीं, जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, आप उसे ज्यादा दम देते हैं क्योंकि पार्टी लाइन जयराम रमेश बता रहे हैं ना। एक और बात हुई सर कि आप जो है लोग आप जी नहीं देखिए जी बोलिए, आप बोले जी। नहीं आप जो है इनकी लाइन ठीक है उनकी लाइन ठीक है ये है ऐसा नहीं, हर पार्टी में अपना पार्टी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें चैनल्स होते हैं, उस चैनल्स के माध्यम से जो है ना बाहर बात लोगों के सामने बात रखी जाती है। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली पार्टी की लाइन लोगों के बीच में ले जाने के लिए और स्टेटमेंट्स इश्यूज करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं हम लोग मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। उसके हेड जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हमारे जयराम रमेश जी है, वो जनरली उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अरे सर एक बार एक लाइन ऐड कर देते, आप भी पार्टी लाइन बोल रहे हैं? नहीं मैं पार्टी का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखिए पार्टी, क्योंकि उन्होंने कहा टीवी पे, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो लाइन ली, क्योंकि वो वहां पर बैठे थे, वो लाइन जयराम रमेश जी ने आर्टिकुलेट किया। आपका सवाल बिल्कुल सही है, दिग्विजय सिंह जी भी एक एमपी है, राहुल जी भी एक एमपी है, पर राहुल जी ने सर राहुल जी ने जो पार्टी का लाइन है, जो खड़गे जी ने कहा, जो जयराम रमेश जी ने कहा, उसी को आर्टिकुलेट किया है। और इसलिए किया है क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया। अगर आप पत्रकार बंधु उनसे सवाल नहीं पूछते, वो नहीं कहते, आपने पूछा इसलिए उन्होंने जवाब दिया। नहीं देते तो हेडलाइंस क्या चलता, राहुल जी ने जवाब नहीं दिया, मुझे नहीं पता ना सर, पूछा इसलिए उन्होंने जवाब दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ जयसिंह साहब, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस में एक सांसद की कीमत वजन ज्यादा है, एक सांसद का वजन कम है। राहुल ठीक है, और जयराम राहुल डॉक्टर हुसैन, एक और सवाल मैं चाहता हूँ कश्मीर को लेकर, कश्मीर यात्रा पर। ठीक है, कश्मीर यात्रा पर राहुल जी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को लेकर जो है पुनर्वास की बात करेगी। तो सर कश्मीरी पंडितों की घटना हो गई 90 की, 19 जनवरी 1990, 33 साल हो गए। उसके बाद 10 साल तो मोटे तौर पर आपकी सरकार रही है, 5 साल 6 साल आप सरकार में साथ साथ रहे हैं। उससे पहले 5 साल आपकी सरकार रही है, जैसे जिनके प्रधानमंत्री को पता नहीं आप मानते हैं कि नहीं मानते, नरसिम्हा राव को, लेकिन कुल मिलाकर 15-18 साल आप सरकार में रहे हैं। तब क्या किया कश्मीरी पंडितों पर कांग्रेस ने? देखिए कश्मीर का जो एक मुद्दा था, कश्मीर का पॉलिटिकल टर्मोइल जो हमारे देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो लगातार चल रहे हैं, वो ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं। उस चीज़ को आप भले माने या ना माने, जो पार्टी आज सरकार में है वो माने या ना माने,
ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब वो बोलते हैं ना वो बर्थ पैंक्स जो होते हैं उस तरह से जो लंबा थोड़ा चल गया वो तो है ही, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कोशिश की है कि पीस, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे रहें, लव एंड ब्रदरहुड वहाँ पे प्रिवेल करें, और जो भी कश्मीरी वापस जाना था उसके वो जाना चाहते थे उसके पुनर्वास के लिए जो भी बातचीत कर सकती थी, जो भी लॉस लेके आ सकती थी, जो भी स्टेट में जो गवर्नमेंट्स थे, हमारे सेंटर में तो हमारी गवर्नमेंट भी, स्टेट में हमारी गवर्नमेंट मुझे लगता है बहुत कम टाइम के लिए थी इस बीच में, लेकिन उनको पुनर्वास करने के लिए जो भी पहल कर सकती थी पहल करने की कोशिश की है। अगर आप आज ये कह रहे हैं कि आज की सरकार बहुत कुछ कर दी है, मैंने ये कहा ही कहना चाहूंगा। सर आप सवाल गलत बना, आज की सरकार की तो कोई बात ही नहीं। जब चला था उससे कोई नहीं, मैं उसको भी ला रहा हूं ना, उसको भी ला रहा हूं, क्योंकि आज जो सरकार दावा करती है पंडितों के नाम पे, कश्मीरी पंडितों के नाम पे फिल्में जो निकालती है, प्रमोट करती है, और डिवीजन जो माहौल वहां पे बहाल हो रहा था वहां पे जो है फिर और डिविजिव पॉलिटिक्स करती है, डिवीजन क्रिएट करती है, पोलराइजेशन करने की कोशिश करती है। आप इस पिछले 8 साल 9 साल में आप उठा के देख लीजिए, आर्टिकल 370 हटाने के बाद आप उठा के देख लीजिए कितने पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, कितना उनके ऊपर हमले हुए हैं, कितने वहाँ पे आतंकवाद बढ़ा है, कितने आतंकवादी घटनाएं वहाँ पे हुई है। उसके अलावा जो नॉर्मल लाइफ जो डिसरप्ट हुई है, आप इसको उठा के देख लीजिए। अब बार बार जो ये सवाल जो उठाती है सरकार, और मीडिया में भी बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस के रूल पे क्या हुआ था, जब ये क्यों नहीं हुआ, जब पुनर्वास नहीं हुआ, तो ठीक है वो भी आप मैं चलो आज ये बोल भी दूं कि हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन बहुत सारा डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। लेकिन जो लोग दावा करके देश भर में पूरा एक हंगामा खड़ा करके इस इश्यू को नेशनलाइज और इंटरनेशनलाइज करके जो सत्ता में आए, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका भी तो रिपोर्ट कार्ड पेश होना चाहिए। नहीं तो हम लगातार संसद में हम सवाल ही कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड की मांग की है। कभी भी इस सरकार पिछले 9 साल में जो है रिपोर्ट कार्ड पे तो रखी नहीं। जी डॉक्टर हुसैन, इसीलिए हम ये प्रोग्राम ही कर रहे हैं, सवाल आज की सरकार से कर रहे हैं। वो तो आपने बात की तो हमने कहा कांग्रेस ने क्या किया। अभी कविंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उनसे ये सवाल करेंगे। आप इससे नाराज मत होइए, मैंने सरकार का जवाब या सरकार का पक्ष रखा ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूं सरकार का पक्ष रखने वाला। अमित रैना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल सिवाज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित रैना साहब, कश्मीर में राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी ने भरोसा दिलाया कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया जाएगा। आपको किस पर भरोसा है, राहुल गांधी पर या मौजूदा सरकार पर या किसी पर नहीं? नहीं, भरोसा राहुल गांधी पे तो बिल्कुल नहीं है सर। वो इतनी दूर मिलने आपसे चले गए। राहुल गांधी तो नहीं कहूंगा, कांग्रेस पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं यहाँ, या तो ये जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं या इन्हें इतिहास का पता नहीं जी। ये हिंदू नरसंहार, पहले तो इनसे कहिए कश्मीर में जो हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, वो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो जिहाद की प्रॉब्लम है, उसको एडमिट करें जी। अब ये शायद जिस धर्म से आते हैं शायद उसको लेकर एडमिट करना ना चाहें, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। रैना साहब, मैं पर्सनल कमेंट के लिए नहीं अलाउ नहीं करता। सॉरी सॉरी, आप कांग्रेस पर बात करें, बीजेपी पर बात करें। इस आदमी से त्रिवेदी जी जी बोलिए। त्रिवेदी जी इस आदमी से बोलिए इस बात पे, नहीं त्रिवेदी जी इस आदमी से बोलिए कि नेशनल टेलीविजन चैनल पे बैठ के बकवास ना करें। नहीं, बकवास ना करें। देखिए पर्सनल कमेंट ना करें, बकवास ना करें। डॉक्टर हुसैन, मैं पर्सनल कमेंट के लिए बकवास ना करें। नहीं डॉक्टर रैना साहब, आप पर्सनल बात मत करिए। आप जो बात कह रहे हैं कांग्रेस की कीजिए, बीजेपी की कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज रिलीजन के बारे में जी। नहीं डॉक्टर हुसैन, आपसे पहले डॉक्टर हुसैन आपसे पहले मैंने ऑब्जेक्शन किया है, आपसे पहले मैंने ऑब्जेक्शन किया है, मैं इसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, वो जिहाद हो रहा है, ठीक है, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद हो रहा है, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये झूठ के पुलिंदे बैठे रहते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम 1986 के दंगे हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों द्वारा, मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा, ठीक है, प्रदेश जनरल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट,
उन्होंने करवाए दंगे 1986। जनरल सिवाच, आप एक ऐसे न्यूट्रल लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जहां पर देखा है पूरे मसले को। आपकी क्या आज का अपडेट है, आप क्या समझ रहे हैं इसको? पॉलिटिकल मत बताइए, मुझे आज की स्थिति बताइए। और देखो स्थिति विजय, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जम्मू और कश्मीर की जो कश्मीर घाटी की दो तरीके से स्थिति बताऊंगा। एक तो जो ओवरऑल टेररिज्म है उसमें तो काफी कमी आई है, और जो आतंकवादी हैं वैली फ्लोर में बहुत कम रह गए हैं, करीब करीब 100 के करीब। लीडरशिप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वेपन्स और अम्यूनिशन कमी है, मगर रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में वो नहीं रुका है। ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। दूसरी बात ये है कि अब आतंकवादियों ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास अम्यूनिशन नहीं है, वेपन नहीं है, वो हाइब्रिड किलिंग कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट किया कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट वर्कर्स को, उससे क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी का माहौल तो आ जाता है, इसमें कोई नहीं। मगर अगर आप दूसरी तरफ देखें, ये भी जरूरी है देखना, आप विजय आपके माध्यम से हमें बताना जरूरी है अपने लोगों को कि अब डेवलपमेंट की प्रोसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। जिस प्रकार से रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म आया, हॉर्टिकल्चर आया है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, IIM बना है, मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, पंचायत के इलेक्शन हुए, डिलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो गया है, अभी इलेक्शन आएंगे और मुझे लगता है उसके बाद स्टेटहुड भी मिलेगा। लेकिन सर टारगेट किलिंग तो रुकी नहीं है ना, टारगेट किलिंग हो रही है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैं जो ये एक पहलू तो ये है, दूसरा पहलू ये है, सच्चाई ये भी है, टारगेट किलिंग में कमी नहीं आई है, और ये एक नई स्ट्रेटेजी है जिसको हाइब्रिड वारफेयर कह रहा है पाकिस्तान। उसका एक तरीका ये है, उसको लगता है कि अब छोटा हथियार दो, उन लोगों को दो जिनकी टारगेट मतलब कि एक प्रकार से जो क्रिमिनल भी ना हो, OGW या स्लीपर सेल, और वो एक टारगेट किलिंग करेंगे और समाज में मिल जाते हैं। तो इसमें कमी नहीं आई, और ये अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा करता है। दूसरा जहां कमी नहीं थोड़ी सी आई है, जहां एज ए नेशन वी हैव नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, इज रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में है, उसमें कमी तो आई है, फिर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। कमी कहाँ आई है? पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल नहीं है। NIA ने पूरा का पूरा जो फंड आता था वो चोक कर दिया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री हो गया है, उसमें कुछ नहीं है। मगर जो हाइब्रिड किलिंग, वो एक की तरफ ध्यान पड़ा। दूसरा कि किस प्रकार से हम कश्मीरी पंडित को कॉन्फिडेंस जीते हैं और उनको वहां करें। ये जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई थी वो फेल हो गई है, वो नहीं चली। जो ये 6000 अभी हमने प्राइम मिनिस्टर पैकेज से भेजे थे, वो अलग अलग जगह रखे गए, तो वो फिर इनसिक्योर फील उनको टारगेट एक तरीके से टारगेट किलिंग किया। तो अब मैं यही बता रहा हूं विजय, भारत की गवर्नमेंट की नीयत तो ठीक है, मगर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक ये क्लस्टर बनाने पड़ेंगे। अकेले देखो, मैं 20 साल रहा हूं कश्मीर घाटी में, ये मैं मानता हूं कि इतना आसान काम नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट ने अपनी कोशिश की है। अब जो जब तक इनको हब सेंटर नहीं बनाया जाए, इकट्ठे रखा जाए, वहां सिक्योरिटी दी जाए, तब तो फिर भी हो सकता है। अगर ये पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीर को लेकर। कश्मीर पर राहुल गांधी साहब, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, अभी जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पर है। इससे पहले होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब वहां पर दौरे पर गए थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सांसद। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM कविंदर गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन पूनावाला साहब हैं, अमित रैना साहब हैं, मेजर जनरल सिवाच साहब हैं। आप सबका एक बार स्वागत है। कविंदर गुप्ता साहब, आपसे समझना चाहता हूं, अभी होम मिनिस्टर साहब गए थे, अभी चर्चा हो रही थी, तो बताया गया कि भारत सरकार की जो कश्मीरी पंडितों को लेकर जो नीति है, और खासतौर से जो हाइब्रिड वॉर हो रही है, इस पर आप फेल हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को किसी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है जी। वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का 1990 में पलायन करवाया था। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से जम्मू कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान खड़े कर दिए गए। एक अलगाववाद का माहौल जम्मू कश्मीर में बना दिया गया। उसके लिए पूरा नेहरू और शेख अब्दुल्ला का खानदान, उसको लोग आज तक कोस रहे हैं। और जो लोग सरकारों में रहे, उन्होंने इस प्रकार से कम्युनल
हालात वहां पर बना दिए कि कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा जी। और उसी का परिणाम है कि आज जो लोग बातें करते हैं, क्या उन्होंने कभी कश्मीरी पंडितों का हाल पूछा? जी। क्या वो नहीं चाहते थे? वो उनके साथ नहीं करे थे जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? राहुल गांधी जैसे लोग वहां पर जाकर के उनके साथ बैठते हैं जी। और कांग्रेस यहाँ पर ये जो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ा है इन्होंने हमेशा से। लगातार आज राहुल गांधी की यहाँ पर यात्रा आ रही है। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान ना दिया होता तो वो लखनपुर से परमट लेकर के आते जी। और जो लाल झंडा यहाँ पर खड़ा किया है ये भारत के झंडे के सामने, ये कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। इन्होंने देश की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नेहरू जी ने 32,000 वर्ग किलोमीटर धरती। गुप्ता साहब, अब ये बात तो बहुत पुरानी हो गई, फिर वहीं हम 1950 पर आगे 2023 में आते आते सवाल ये है कि ये सारे परिणाम है। नहीं गुप्ता साहब, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, उसका परिणाम है कि नहीं है। पहली बात तो अब्दुल्ला फैमिली की बात कर रहे हैं, जिनके साथ आप बहुत लंबे समय तक सरकार बना चुके, अपनी सरकार में उनको रख चुके। सरकार नहीं बनाई, वो हमारे पीछे आए थे। हमने जो भी सरकार नहीं बनाई, वो आप बड़े आदमी है सर, सब आपके पीछे ही आते हैं, लेकिन आप उनके साथ रहे, महबूबा जी के भी साथ रहे, वो भी पीछे आए होंगे। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, कोई बात नहीं सर, कॉन्फ्रेंस का केवल एक व्यक्ति था। मेरा मुद्दा लगातार जिन लोगों ने इलाज किया है उनको उनसे सवाल पूछने चाहिए। जी जी, नहीं मेरा सवाल, मेरा निवेदन गुप्ता साहब केवल इतना सा है कि 8 साल पहले जब आपने सरकार बनाई थी केंद्र में, तब आपको याद नहीं था ये सारी घटनाएं, जो सारी गड़बड़ नेहरू जी ने की, शेख अब्दुल्ला ने की, महबूबा ने की, मुफ्ती जी ने की, जो सब कुछ हुआ, तब आप कह देते कि भाई हमसे नहीं होगा ये। तब तो आपने कहा नहीं हम कश्मीरी पंडितों को वापस ला देंगे, तब तो आपने कहा कि नहीं हम कश्मीर के हालात ठीक कर देंगे। बिल्कुल लाएंगे। अरे सर 8 साल हो गए हमारे साथ। मेरी बात सुनिए, या आप बोल लीजिए या मेरी बात सुनिए जी। क्या वहां पर आज हुर्रियत की आवाज बंद है या नहीं? जो रोजमर्रा के कैलेंडर जारी करते थे गिलानी, वो आज बंद है या नहीं? जो यहाँ पर पाकिस्तान प्रस्त लोग थे, आज उनकी आवाज कहाँ है? जो मिलिटेंट के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग चलते थे, वो कहाँ है? ठीक है, हमारे सामने पाकिस्तान की सपोर्ट करने वाले लोग बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आज भी पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें करते हैं, उन्हीं के कारण से वहां पर हालात खराब होते हैं। और जब किसी कश्मीरी पंडित की या दूसरी टारगेट किलिंग की गई, एक नई रणनीति उन्होंने अपनाई है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन क्या इसके लिए हम अपने सुरक्षा बलों पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? ये गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। कश्मीर के हालात बदले हैं, पाकिस्तान आज बैकफुट पर है। आज ये जो मिलिटेंट्स के सपोर्ट करने वाले, मैं खुद सरकार में रहा हूं, मुझे पता है यूनिफाइड कमांड में क्या होता था। ये जो महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों को कहती थी कि आप इन पर नरमी बरतिए, और मैं ही वहां पर बैठ करके कहता था नहीं, इनको सख्ती से निपटना चाहिए। आज जब हमारे हिसाब से वो नहीं चले, हमने सरकार से समर्थन वापस लिया है। हम सत्ता के हक में नहीं है, जो हमें मैंडेट दिया गया था लोगों द्वारा, हम उसी आधार पर ये सरकार बनी थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों से ही चली थी। जी, भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों पर चली। आपने बहुत सारी बातें की, सुधर गई, लेकिन टारगेट किलिंग पहले नहीं होती थी जो अब शुरू हुई है। आप शॉक्ड हैं इससे कि इनकी पॉलिसी को लेकर? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये क्या पाकिस्तान से सलाह या ये भारत सरकार से सलाह करके करते हैं? ठीक है, उन्होंने रणनीति बदली है, सुरक्षा बलों ने उनको मार गिराया है, कभी इक्का दुक्का इस प्रकार की घटनाओं, इसका ये मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर देंगे। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं, उसी कारण से यहाँ पर हालात खराब होते हैं। और इन्हीं लोगों ने उनको एडमिनिस्ट्रेशन में रखा था, आज उनको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से सैक किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। देखिए, 70 साल की लगी हुई आग एक दिन में बुझने वाली नहीं होती, लेकिन हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास है, हमारी आर्मी पर विश्वास है, हमारे जो लोग सीमा पर प्रहरी बने हैं उन पर विश्वास है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग तो हमारे से सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछते हैं। ये पाकिस्तान की भाषा नहीं तो राहुल गांधी जी ने कह दिया कि वो उससे सहमत नहीं है सर। राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कह दिया सहमत नहीं है, उनकी ऑफिशियल लाइन है। हमारे साथ नासिर हुसैन साहब भी जुड़े हुए हैं। मिली भगत है। मैं कुछ कह लूं, मुझे लगता था मुझे ये डिस्कशन पार्टी में कश्मीरी पंडितों के हाल को लेकर है, और उस पूरे पैनल में अगर आपने किसी को चुप करा के रखा हुआ तो कश्मीरी पंडित को ही हरा के रखा हुआ। राणा साहब, आप ही की बात हो रही है, आप चुप है तब भी बात आप ही की कर, आप ही आपस में बात कर लीजिए, तो कश्मीरी पंडित को बुलाया क्यों है?
नासिर हुसैन साहब एक छोटा सा जवाब आप दे दे, फिर हम इनके पास आऊंगा, अमित जी के पास। मुझे भी तो कैन आई कम इन प्लीज? जी नहीं बड़ा, मैं बहुत पेशेंटली भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन की बात सुन रहा था जी। पहली बात तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब उस डिसीजन के पात्र थे जिसमें आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पे लगाया गया था। ना उन्होंने अपोज किया, ना उन्होंने रिजाइन किया। बड़ा बहुत खुशी उसमें वो रहते चले गए उस मिनिस्ट्री में। दूसरा जनसंघ, आज की बात करें, मैं गुप्ता जी को भी कह रहा था कि आज की बात जब भी जनसंघ नहीं मैं बताता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं उनकी बात सुना, मेरी भी बात सुनना चाहिए। जनसंघ कई सरकारों को समर्थन देते रहिए, जब भी इस बात को उठाई नहीं, ना अपोज किए। 6 साल वाजपेयी जी की सरकार थी, जब इस बात को उठाई नहीं, जब खत्म नहीं किए। पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी उसी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती है, उनका साथ देती है, उनके साथ में रहती है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो सारी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनके 9 साल हो गए। 9 साल में जो है कितने इन्होंने पंडितों का पुनर्वास किया है, कितना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक कर दिया है, कितने आतंकियों को मार दिया है, कितना आतंकवाद वहां पे कम हुआ है। और आर्टिकल 376 का अब्रोगेशन होने के बाद में आप हर एक इंडिकेटर पे आप बता दीजिए, किसी एजुकेशनल इंडिकेटर पे इन्होंने बेहतर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर पे बेहतर किया है, चाइल्ड मोर्टेलिटी पे बेहतर किया है, जीडीपी वहां का बड़ा है, आर्थिक स्थिति वहां पे बड़ी है, ठीक है। गुप्ता साहब कुछ छोटा सा जवाब आप देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और गेस्ट के साथ। मैं बिल्कुल बताता हूं इनको आंखें खोलनी पड़ेंगी। जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स नहीं बनकर तैयार हो गए? क्या यहाँ पर IIT IIM शुरू नहीं हुए? क्या वहां पर रिंग रोड नहीं बन रहे हैं? क्या वहां पर फ्लाईओवर्स नहीं बन रहे हैं? 6 लेन हाईवे नहीं बना है? इनको आप सेटिस्फाइड है ना गुप्ता साहब? आप सेटिस्फाइड है कश्मीर की स्थिति से? इन्होंने आंखें बंद करके रखी हैं, इनको डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी। इनको पूछिए आपकी सरकारों में पहले का डेटा और आपका डेटा आप देख लीजिए। ठीक है अमित जी, आपके वक्त जो ब्रिटेन की आपने, ठीक है गुप्ता साहब, अमित रैना को लेते, फिर तहसीन जी की बात करो। अमित रैना जी, अमित जी आप जोड़िए, दोनों लोग बोल रहे हैं आपके पास, 2 बड़े नुमाइंदे आपके साथ है, आप बताइए। सब लोग आप ही की चिंता कर रहे हैं। नहीं, मुझे लग नहीं रहा कोई चिंता कर रहा है, मगर फिर भी मैं अपनी बात रख लेता हूं, आपने बुलाया है तो जी। देखिए, जो भी पार्टी अपोजिशन में रहती है वो हमेशा कहती है कश्मीरी पंडितों के हक के लिए, कश्मीरी पंडितों के रिटर्न के लिए जी हम जद्दोजहद करेंगे जी। और पावर में आते ही वो कश्मीरी पंडित को भूल जाती है जी, क्योंकि उसको नेशनली कश्मीरी पंडित का इश्यू बनाना होता है, वोट गैदर करने होते हैं, और उसके बाद उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि एक मिन्यूस्क्यूल पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट पोजीशन पर पॉपुलेशन है, तो जरूरत नहीं है इनके कुछ करने की। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेंगे। आज जो स्थिति है कश्मीर में, जिसपे जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भीख नहीं मांग रहे हैं, इनको वापस जम्मू भेज दीजिए, सच्चाई यह है कि आज जम्मू से कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित जो बलि के बकरे बनाकर भेजे गए हैं, उसका कारण है कांग्रेस। ठीक है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 में ये पैकेज बनाया, इसे इकोनॉमिक पैकेज बोला गया, और फिर उसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने मिलकर कहा नहीं, ये इकोनॉमिक पैकेज नहीं, इसको रिहेबिलिटेशन बनाएंगे, आइए आप कश्मीर में और गोलियां खाइए। ठीक है। और ये पैकेज जबरदस्ती, जो इकोनॉमिक पैकेज था, एक सर्वाइवल पैकेज था, जो भूख से मर रहे थे कश्मीरी पंडित, उनको कहा गया अगर रोटी चाहिए तो गोली खाओ। ठीक है। और नहीं तो ये पैकेज जम्मू में दिया जाता। आज की जो सरकार है उसका क्या कह रहे हैं आप? इसका कंटिन्यूएशन भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर किया है, और इसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, इसमें जो जम्मू से जो जर्नलिस्ट, जो जनरल रिजर्व कैटेगरी के हिंदू हैं, वो भी आज मारे जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी चेंज करी है, तो अगर आपको ये उम्मीद नहीं थी तो आप मूर्ख हैं जी। ठीक है। पाकिस्तान को स्ट्रेटजी चेंज करनी थी, और आज उन्होंने जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, जम्मू में अटैक करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। आपका पहला साल ही शुरू होता है, पहला दिन ही शुरू होता है हिंदुओं पे अटैक के साथ। ठीक है तहसीन साहब, तो ये छोटा
और ये एक सेकंड और लूंगा, सबने बहुत बोल लिया। और ये जो कांग्रेस बार बार कहती है कि हमारा स्टैंड नहीं है, हमारा स्टैंड नहीं है। संजय निरुपम कहते हैं इलेक्शन करा दीजिए, उनको सस्पेंड कर देते हैं। संजय जी कहते हैं इलेक्शन करा दीजिए, उनको सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है तहसीन साहब, वक्त कम है मेरे पास जी कहते थे कोई बात फिर मेरे को सिवाज साहब के पास जाना है जो सुझाव दे। आरएसएस ने कराया, ठीक है तहसीन साहब, तहसीन साहब का 2016 का ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं सरकार को सर्जिकल अटैक का प्रूफ देना चाहिए। दो डेट के साथ बता देता हूं। और आज ये कहते हैं कि हम आर्मी पर सवाल नहीं उठाते हैं। ठीक है, कांग्रेस के भी तो स्टैंड हर दिन चेंज होते रहते हैं। ठीक है तहसीन साहब, 30 नवंबर 2016 का ट्वीट है 9:36 का। ठीक है तहसीन साहब जी, दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक हम वर्तमान की बात करते हैं और एक भविष्य की, दो ही चीज कहना चाहता हूँ। क्योंकि गुप्ता साहब ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो एक दुश्मन मुल्क है। ठीक है, लेकिन इस बात भारत की सरकार ने एडमिट किया है कि पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। लंदन में अजीत डोवल जी ने पाकिस्तान के एनएसए के साथ 3 बार मीटिंग की और ये मीटिंग अरेंज की सऊदी के रूलिंग और कतार के लोगों ने। ठीक है सर, ट्रैक टू अलग चीज होती है। नहीं सर, अजीत डोवल साहब अनऑफिशियल है। नहीं, ट्रैक टू अलग चीज होती है। एक सेकंड सर, नहीं सर, अजीत डोवल साहब अनऑफिशियल है जी, आप मुझे बताइए अनऑफिशियल है या ऑफिशियल है? और वहां के एनएसए ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है? ये सरकार झूठ बोलती है। गुप्ता जी देखिए, देश का सबसे बड़ा दुश्मन आईएसआई है। आईएसआई को पठानकोट में किसने आने की इजाजत दी? किस सरकार ने आने की इजाजत दी? मैं दूसरी चीज करते अपनी बात समाप्त करूंगा, आपके पास समय की कमी बिल्कुल नहीं है। जब महबूबा मुफ्ती की बहन किडनैप हुई और भाजपा की सरकार केंद्र में थी, श्री राजीव गांधी जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए कश्मीरी पंडित, उन्होंने पार्लियामेंट को घेरा और कहा कि आर्मी को भेजो और प्लीज इनके साथ बातचीत मत कीजिए। फारूक अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा टेररिस्ट को मत रिलीज कीजिए, तब भी भाजपा की सरकार ने टेररिस्ट को रिलीज किया महबूबा मुफ्ती के लिए। किया या नहीं किया? जनरल सिवाज आता हूं गुप्ता साहब, पहले जनरल सिवाज साहब से मेरे को जरूरी बात। जी जनरल सिवाज साहब, कुछ रास्ता बता दीजिए, ये लड़ाई तो चलती रहेगी क्योंकि दोनों प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद है। जी हाँ देखो विजय, इसमें कोई शक नहीं कि सिचुएशन में बहुत बदलाव आया है जम्मू और कश्मीर में। आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद अमन शांति तो हुई है, टूरिज्म बढ़ा है, डेवलपमेंट हो रही है। आतंकवाद जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की बहुत कम हुई है। जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल से, वो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो टेररिस्ट लॉन्च पैड पे नहीं बैठे, इसका मतलब हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो काफी पुख्ता है। मगर 10,000 आतंकवादी अभी भी बैठे हुए हैं लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के वहां, और वो भी लैस हैं अमेरिकन हथियारों से। अब उन्होंने थोड़ी स्ट्रेटेजी भी चेंज की दो तरीके से। एक तो वो अब कश्मीर घाटी को देख लें, ज्यादा उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो वो अभी साउथ ऑफ पीर पंजाल चले गए, रजौरी और पुंछ के इलाके में। जो इलाका शांत था वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज भी हमने कम कर दी थी। वहां पर जनरल सिवाज एक सवाल मुझे बताइए, बहुत स्पेसिफिक। गुप्ता साहब ने कहा कि टेररिस्ट ने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, क्या ये एक्सक्यूज एक्सेप्ट किया जा सकता है किसी सरकार का? नहीं बिल्कुल नहीं। देखो भारत की फौज जो है, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी अपनी स्ट्रैटेजी, अब चुन के इनको मारा जा रहा है। ये जो हाइब्रिड किलिंग कर रहे थे जो कश्मीर घाटी में, OGW और स्लीपर सेल, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और ये जो अभी रजौरी में इन्वॉल्व थे, उनको में से जो 4 बंदे थे, 3 को तो मार गिरा। ये समझने की कोशिश करो, आतंकवाद अब लास्ट पगार पे है कश्मीर घाटी में। अब जब दीवा जलने से पहले, बुझने से पहले वो फटफटाता है, वो हालात है। अच्छा, मेरे को चिंता का विषय एक ही है कि ये रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में है उसको कम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी। और तीसरा, जो कश्मीरी पंडित हैं उनके ऊपर हम किस प्रकार से उनको एक प्रकार विश्वास दिलाएं, क्या एक स्ट्रेटेजी बनाएं। ठीक है जनरल सिवाज, एक छोटा सा सवाल का जवाब, छोटा सा जवाब चाहिए। 10 में से कितने नंबर आप देंगे आज कश्मीर के हालात को? मैं दूंगा 8 नंबर। 8 नंबर, ठीक है। अमित रैना साहब, आप कितने नंबर देते हैं? छोटा सा जवाब आप। 6 नंबर। हुसैन साहब, आप कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से जम्मू कश्मीर के हालात पर आज? 2 नंबर। तहसीन साहब? 0। गुप्ता साहब, अब आप बताइए, आपको मैंने टाइम और दोनों चीजें दी ताकि आप जवाब दे सको। कितने नंबर आप खुद देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को? देखिए नंबर देने की बात नहीं है, हालात सुधरे हैं और ये मानना पड़ेगा। लेकिन बीच बीच में जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, दुख होना स्वाभाविक बात है। हम उनके परिवारों के साथ जुड़े हैं
कोई उसमें सरकार नहीं करवाती है। सरकार और सुरक्षा बलों दोनों का सम्मान करना जब सीख जाएंगे तो खुद नंबर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ना इस प्रकार के हालात बनेंगे। जो भी राजनीतिज्ञ या दूसरे लोग गलत तरीके से किसी पार्टी को नीचे लगाने के लिए देश बेचने की बात करते हैं, वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है गुप्ता साहब, एक चीज और छोटी सी बता दीजिए जाते जाते कि जो ये सरकार ने, आपने कहा कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, तो ये वाजपेयी जी की नीति से बिल्कुल उलट चल रही है सरकार। देखिए वाजपेयी जी ने कहा था हम पड़ोसी नहीं बदल सकते जी, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा प्रयास रहा, लेकिन जब कोई गलत करेगा तो उसके घर में जाकर के मारेंगे, ये भी नीति भारतीय जनता पार्टी। ठीक है हुसैन साहब, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? जी ये तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन जो कह रहे थे कि अपोजिशन पार्टी जो है बोलने के लिए बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी जो है देश बेचने की बात करते हैं, देश के खिलाफ खड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी के लोग जो है देश के लिए खड़े हुए हैं और कोई देश बना नहीं। देश बनाने वाले, देश के लड़ने वाले, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके क्यों भीख मांगते हैं, और देश के लिए योगदान देने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग रहे हैं। ये लोग आजादी के आंदोलन के टाइम पे माफीनामा लिख रहे थे, पेंशन ले रहे थे, खबरची का काम कर रहे थे, एक योगदान इनकी पार्टी में नहीं। बकवास जो करते रहते हैं, चलिए ठीक है, करना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। हुसैन साहब वक्त नहीं है बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन साहब, आपका शुक्रिया, कविंदर गुप्ता साहब आपका, तहसीन साहब आपका, अमित रैना साहब और मेजर जनरल सिवाच आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम खत्म करने का वक्त है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज की। लखनऊ में वजीर हसन रोड पर एक रिहायशी बिल्डिंग गिर गई है, वहाँ मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम वहाँ पर जुटी हुई है, एसडीआरएफ और एनडीआरएम की टीम वहाँ पर पहुँच गई है। मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया है और घटनास्थल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहाँ पहुँच गए हैं। ये घटना लखनऊ की है। लखनऊ में एक बिल्डिंग गिर गई है, उसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। ये अभी खबर मिल रही है। ये डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। मरीज हमारे ट्रामा में थे, 4 हमारे सिविल अस्पताल में थे, 1 मरीज को और अभी हमने सिविल अस्पताल भेजा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को सुरक्षित निकालने की है और अस्पताल पहुंचा करके उनको पुनः स्वस्थ करने की है। कितने लोगों के दबने की आप सुन रहे थे ब्रजेश पाठक साहब को। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर 58% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 42% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यानी 58% लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय। दिल पर कितने जख्म हैं पूछो मत, क्योंकि जो भी आया उसने हमारी दुख का फायदा उठाया। हर कश्मीरी पंडित के दिल से यही आवाज निकल रही है, शायद निकले भी क्यों ना। 30 साल का निर्वासन, आंखों के सामने अपने का कत्लेआम, डर के साए में जिंदगी और बार बार मिलता घाटी में बसाने का आश्वासन। कश्मीरी पंडित और वापसी, ये 2 शब्द जितना पास नजर आते हैं उतने ही दूर भी हैं। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस तो कभी कोई और कश्मीरी पंडितों का हिमायती बनकर आता है, उनसे बात करता है, वापसी का मॉडल लेकर आता है, लेकिन वो मॉडल शो पीस बनकर रह जाता है। जो भी आता है वो संवेदना के 4 आंसू तो बहाता है और उनका फायदा उठाकर चला जाता है, चाहे वो सियासी दल हो या फिर फिल्म डायरेक्टर हो या फिर कोई और। हालात न तब बदले थे न आज बदले हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित आज भी एक शब्द पर जिंदा है, सिर्फ एक शब्द पर, वो है उम्मीद। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।